हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स और इसमें हम बात करेंगे ग्रुप 15 के बारे में। सबसे पहले जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। हमारा है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, सो दीज आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप 15। इन्हें हम निकोजेंस भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज निकोजेंस और वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज नाइट्रोजन फैमिली, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इसका क्या है, पहला मेंबर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है दे आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक, एंटीमनी दे आर मेटलॉइड्स और जो बिस्मथ है दैट इज ए मेटल। और फर्दर चैप्टर में हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की प्रेपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की। जो नाइट्रोजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है अराउंड 78% बाय वॉल्यूम। तो 78% हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। और अगर हम अर्थ क्रस्ट में देखें, अर्थ क्रस्ट में जो नाइट्रोजन है वो याद रखना वो दो कंपाउंड की फॉर्म में रहती है। फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है हमारा NaNO3 और उसे बोलते हैं चाइल्ड सॉल्ट पेट्री। ठीक है, सिमिलरली हमारा होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, उसे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम इंडियन सॉल्ट पेट्री। तो आपको ये चाइल्ड सॉल्ट पेट्री एंड इंडियन सॉल्ट पेट्री आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अमीनो एसिड। जो अमीनो ग्रुप होता है अमीनो एसिड का, वो किसका बना होता है, नाइट्रोजन का। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं तो प्रोटीन में भी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में याद रखना हमारे पास होती है नाइट्रोजिनस बेसिस, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फोरस। ये भी काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फॉस्फोरस हमारे जो अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल की फॉर्म में रहता है उसे बोलते हैं एपिटाइट फैमिली। ठीक है, एपिटाइट फैमिली की बात करेंगे तो इनका जर्नल फॉर्मूला दिया हुआ है Ca9PO4 6 CaX2, X कैन बी क्लोरीन, फ्लोरीन और OH। ठीक है, अगर हम इस X की जगह फ्लोरीन डाल दें तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Ca9PO4 6 CaF2। तो CaX की जगह F2 बन जाएगा। सो उसका हम नाम रखेंगे फ्लोरोएपेटाइट। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरोएपेटाइट, अकॉर्डिंगली आप इसका नाम दोगे। जो फॉस्फोरस होता है याद रखना ये कैल्शियम के साथ जुड़ के हमारी बोन्स में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में होता है ये। और जो फॉस्फोप्रोटीन है, फॉस्फोरस प्रोटीन के साथ मिलके बना सकता है फॉस्फोप्रोटीन, ये प्रेजेंट है हमारे मिल्क एंड एग में। अगर हम बात करेंगे बाकी एलिमेंट्स की, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ की, ये जो है दे आर प्रेजेंट इन ए फॉर्म ऑफ सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड ओर में ये क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सल्फर के साथ कंबाइन करके दे विल बी फाउंड इन ए सल्फाइड मिनरल। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट्स ग्रुप 15 की। सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो याद रखना इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2 Np3। तो ओवरऑल लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन का 2s2 2p3, फॉस्फोरस का 3s2 3pd, आर्सेनिक क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल आ जाएगा एक्स्ट्रा विद 10 इलेक्ट्रॉन 4s2 4p3। एंटीमनी में क्या हो जाएगा 4d शेल विल कम एंड बिस्मथ में 4f। ठीक है, तो हर एक में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर आप देखोगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। अब हम इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे हम क्या दे सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड बता सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड बताएंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। मोस्टली डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा इसमें। ठीक है, बट अगर आप देखोगे क्या होता है, इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस नॉर्मल इंक्रीज होता है। बट आर्सेनिक टू बिस्मथ जब इंक्रीज होता है दैट इंक्रीज इज वेरी लेस। इंक्रीज हो रहा है रेडियस बट ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग, याद रखना इट इज बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D and F ऑर्बिटल। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में क्या हो रहा है, D and F ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं। ये जो D and F ऑर्बिटल्स हैं दे हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल नहीं करते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं
और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने से इनका साइज ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में साइज तो ज़्यादा इंक्रीज होगा, बट फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ साइज विल इंक्रीज विच विल बी वेरी लेस। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आयनेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो आयनेशन एंथैल्पी है याद रखना वो डिक्रीज होती है एज वी गो डाउन द ग्रुप। क्यों ऐसा होता है? जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस इज फार अवे, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर हो जाता है और उसको रिमूव करना ईजी, सो इट डिक्रीजेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो ये जो ग्रुप है इट हैज़ आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द ग्रुप 16। वाई सो? ग्रुप 16 की नॉर्मली ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये अक्रॉस द पीरियड याद रखना जो आयनेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है क्योंकि साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वाई ग्रुप 15 हैज़ मोर आयनेशन एंथैल्पी देन 16? क्योंकि याद रखना जो ग्रुप 15 है उसके पास होता है np3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हो जाता है हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल और उसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बिकम्स डिफिकल्ट। सो एज ए रिजल्ट ग्रुप 15 के आयनेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द ग्रुप 16। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनेशन एंथैल्पी, सपोज पी में 3 इलेक्ट्रॉन है और अब तीनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो? रिमूव कर रहे हो 1 बाय 1। आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे दैट इज आयनेशन एंथैल्पी 1, 2 को करोगे, सेकंड को करोगे 2, 3। तो जैसे आप क्या करते हो? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इट्स ईजी, कम एनर्जी लगेगा। बट जैसे आप सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे ऑलरेडी उसमें क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से याद रखना क्या होगा? बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे वहां पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना विल बी फर्दर डिफिकल्ट। तो याद रखना हमेशा आयनेशन एंथैल्पी जैसे हम ऑर्डर हमेशा थर्ड ज़्यादा होगा अगेन कंपेयर टू सेकेंड एंड फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो डाउन द ग्रुप याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और नाइट्रोजन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है, कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं, हाउ मेनी एटम्स आर अटैच विद ईच अदर। सबसे पहले ऑल एलिमेंट्स आर पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक का मतलब है कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं रहते, दे आर पॉली एटॉमिक, दे विल अटैच विद देमसेल्व्स। सबसे पहले अगर बात करेंगे नाइट्रोजन की, जो नाइट्रोजन है इट इज डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या है कि जो नाइट्रोजन नेचुरल जो प्रेजेंट है इन ए फॉर्म ऑफ गैस वो प्रेजेंट होती है N2। ठीक है, सो नाइट्रोजन और जो बाकी एलिमेंट्स हैं दे आर ऑल्सो पॉलीएटॉमिक एंड दे आर ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ सॉलिड। तो नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में होते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। तो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है, आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है। तो मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस क्या होते हैं? दे आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज ए मेटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। जो मेल्टिंग पॉइंट है याद रखना इट इंक्रीजेस फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। नाइट्रोजन टू आर्सेनिक याद रखना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है, बट ये डिक्रीज हो जाता है फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ। ऐसा क्यों होता है? मोस्टली साइज इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए, बट प्रॉब्लम क्या होता है? जो ये हमारा एंटीमनी और बिस्मथ है ये सिर्फ 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं और बाकी एलिमेंट जो हैं वो क्या बना सकते हैं? अदर देन नाइट्रोजन वो 5 कोवलेंट बॉन्ड क्या बना सकते हैं? एज ए रिजल्ट क्या होता है? क्योंकि दे कैन फॉर्म ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। जो इनका ns ऑर्बिटल है वो क्या होता है? न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी वजह से वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है और सिर्फ 3 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। उसकी वजह से याद रखना हमारा एंटीमनी से बिस्मथ तक हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड करता है, तो साइज जैसे जैसे डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इंक्रीज हो रहा है। और लास्ट बात करेंगे एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलिमेंट की टेंडेंसी वो खुद के साथ एक लॉन्ग चेन बना पाए। ठीक है, तो इसमें याद रखना
जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एलोट्रॉपी शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी, ठीक है, नाइट्रोजन एलोट्रॉपी नहीं शो करता, वो N2 की फॉर्म में रहता है और बाकी जो एलिमेंट्स है दे कैन फॉर्म लॉन्ग चेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन जो हमारा ग्रुप 15 का होता है वो होता है -3 + 3n + 5। टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। क्यों होती है डिक्रीज डाउन द ग्रुप? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, हमारा साइज इंक्रीज होता है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होने की वजह से एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। सो फॉर बिस्मिथ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, सो बिस्मिथ डज नॉट शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, याद रखना क्या होता है, DNF ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। DNF ऑर्बिटल्स है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से याद रखना जो NS इलेक्ट्रॉन है 15th ग्रुप के, NS इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, एज ए रिजल्ट ऑक्सीडेशन +5 की जगह +3 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक्सेप्शन याद रखना, बिस्मिथ फ्लोराइड है वो क्या शो करता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मिथ का सिर्फ एक कंपाउंड, बाकी जो उसके इनर्ट पेयर जो होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बिस्मिथ ट्राई करता है टू गेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से बताता हूं क्यों करता है ऐसा, क्योंकि उसके जो 2 NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ज़्यादा, और सिर्फ जो उसके 3 p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है +3, डाउन द ग्रुप इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। जो नाइट्रोजन है वो शो करता है हमें +1, +3 या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फॉस्फोरस की, वो शो करता है हमें +1 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ऑक्सो एसिड। तो जब भी हम ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन या फॉस्फोरस को रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1, +2, +4 और फॉस्फोरस का कितना हो जाता है +1, +4, ठीक है। सपोज आपके पास क्या है, नाइट्रोजन के आपके पास कंपाउंड है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फ्रॉम +1 to +4। ये सारे कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन इन एसिड। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास है नाइट्रस एसिड, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का कितना +3 और ये कन्वर्ट होता है नाइट्रिक एसिड NO + वाटर। नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, +2। तो N जो है नाइट्रोजन, एक तरफ इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन सेम एलिमेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, तो इसे बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो याद रखना नाइट्रोजन क्या शो करता है, जब इसके आपके पास ऑक्साइड है +1 से +4 तक, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस के भी जो हमारे कंपाउंड्स क्या है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्रॉम +5 to -3। तो +5 से -3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, शो होती है इन प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। नाइट्रोजन शो करता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर हम बात करें बाकियों की, इन केस ऑफ आर्सेनिक, बिस्मिथ, आयन, एंटीमनी, जब भी ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम कोवेलेंसी की। जो नाइट्रोजन है उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है। वाई? बिकॉज देयर इज ए एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की एब्सेंस से वो सिर्फ 4 कोवेलेंसी बना सकता है, बिकॉज इट हैज ओनली 1 s एंड 3 p ऑर्बिटल्स। एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल की वजह से इट कैन हैव मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। व्हेयरएज अदर एलिमेंट जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी कोवेलेंसी कैन बी ग्रेटर, सो इट कैन फॉर्म PF6P, F5P, Cl5as, F5। सो इससे क्या हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है, कोवेलेंसी 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, बिकॉज ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कैटिनेशन का। जो ग्रुप 15 के मेंबर्स हैं मोस्टली दे शो कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब क्या है, दे कैन कंबाइन विद ईच अदर बाय ए सिंगल बॉन्ड एंड कैन फॉर्म लॉन्ग चेन। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स कैटिनेशन शो करते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में देयर इज वेरी लिटिल टेंडेंसी टू फॉर्म कैटिनेशन। व्हाई इट इज सो? क्योंकि बिकॉज इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन।
जब नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बिकॉज ऑफ द रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बॉन्ड है बिटवीन द नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑलरेडी स्मॉल होता है, ज्यादा रिपल्शन की वजह से सिंगल नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है वो क्या हो जाते हैं, इजिली ब्रेक हो जाते हैं एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। सो एज ए रिजल्ट फॉस्फोरस की क्या होती है, ज्यादा टेंडेंसी होती है टू फॉर्म कैटिनेशन एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है वो अपने बाकी ग्रुप के एलिमेंट से क्या डिफरेंट है। नाइट्रोजन का सबसे पहले साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है। एज ए रिजल्ट इट हैज हाई आयनेशन एंथैल्पी और ये काफी क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है नाइट्रोजन की, वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है खुद के साथ, जैसे वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और वो जो बॉन्ड बनाता है दैट इज पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। वो खुद के साथ तो बना सकता है बट इट कैन ऑल्सो फॉर्म दीज बॉन्ड्स विद कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है बट जो हैवियर मेंबर्स है वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, ठीक है। बट नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई बॉन्ड, ठीक है। हैवियर मेंबर्स पी पाई तो नहीं बना पाते बट दे कैन फॉर्म डी पाई, तो उनका डी ऑर्बिटल दूसरे के पी ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है हैवियर मेंबर। जैसे हमारे पास क्या है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या करता है, फॉस्फोरस अगर हम लिखे R3P, R क्या हमारा अल्काइल ग्रुप, P फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल होगा और इसका क्या होगा पी ऑर्बिटल, तो डी पाई बॉन्ड। सिमिलरली R3P डबल बॉन्ड CH2, फॉस्फोरस का डी पाई एंड कार्बन का पी पाई बॉन्ड आर फॉर्मिंग। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जो फास्फोरस एंड आर्सेनिक है दे कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड विद द ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो वो डी पाई बॉन्ड तो शो नहीं कर सकता है। फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक डी पाई बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज आपके पास का एक कॉम्प्लेक्स है, फॉस्फोरस को आपने ट्राई इथाइल के साथ 3 इथाइल ग्रुप के साथ अटैच किया हुआ है, आर्सेनिक को आपने 3 फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच किया, तो इनके पास क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एज ए रिजल्ट वो क्या करते हैं, जो फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक है वो बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल। तो ये हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है और जो ऐसी स्पीसीज है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करे, मेटल को डोनेट करे, उसके डी ऑर्बिटल को डोनेट करे, दैट स्पीशीज आर कॉल्ड एज लिगेंड्स। तो याद रखना इनके कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड बनाते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डी पाई बॉन्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। सबसे पहला जो हमारा ट्रेंड हम पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे रिएक्शन टुवर्ड्स द हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड है दे फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड्स व्हेन दे विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन। इसे हम लिख सकते हैं EH3। ई क्या हो सकता है, कोई भी इसमें से एलिमेंट हो सकता है। इसमें हम हाइड्राइड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हाई इट डिक्रीजेस, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, जो बॉन्ड है वो इजीली क्या कर सकते हो, आप ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे आप हीट प्रोवाइड करोगे बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, तो NH3 सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स है वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा और दूसरे कंपाउंड को क्या करेगा, इजिली हाइड्रोजन डोनेट करेगा, ठीक है। तो जो इसमें से कॉम्प्लेक्स इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर पाएगा वो उतना ज्यादा उसका क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। और ऑलरेडी हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, जैसे बिस्मिथ की बात आएगी, बिस्मिथ में क्या हो रहा है, जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो सकता है। क्यों इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसका साइज क्या बड़ा है। तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होने की वजह से वो इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है और एज ए रिजल्ट उसका याद रखना इट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। वेयर एज नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है तो वो हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं करेगा, सो इट इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर लुईस बेस। ये ना लुईस बेस के बेसिस पे पढ़ेंगे हम, क्योंकि इन सबके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो जितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है, लुईस बेस होता है। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है और वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। तो ओवरऑल डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है।
वेरएस अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ज़्यादा होगी क्योंकि साइज स्मॉल है। सो एज ए रिजल्ट NH3 में क्या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्राइड्स में बॉन्ड एंगल की। जो बॉन्ड एंगल है, याद रखना वो क्या होता है, डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो NH3 का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्यों होता है, क्योंकि NH3 का साइज़ क्या है, काफ़ी स्मॉल है। स्मॉल साइज की वजह से जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है इसमें ज़्यादा होती है, एज ए रिजल्ट बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डिपेंड करता है हमारा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे ही वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, तो याद रखना हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप नॉर्मली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे क्या आ जाती है, हमारी एक्सेप्शन आ जाती है। ऐसे हमारा NH3 स्टार्टिंग में होना चाहिए था, बट NH3 का क्या होता है, PH3 और ASH3 से ज़्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट। वाई? बिकॉज जो NH3 है वो बना सकता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से याद रखना NH3 फर्स्ट की जगह थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ द ग्रुप 15 व्हेन दे विल कंबाइन विद ऑक्सीजन। दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, E2O3 एंड E2O5। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, सपोज एक ही एलिमेंट ने बहुत सारे ऑक्साइड बनाए हैं, तो जिसका ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। सपोज आपके पास ये एग्जांपल है Na2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5। तो इसमें जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगा तो याद है एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप, जैसे हमारे पास क्या है E2O4, तो याद रखना जिसका साइज छोटा है और वो जो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ये जो है आर्सेनिक और एंटीमनी, इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, देयर ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक। और हमारा Bi क्या मेटल है, बिस्मथ, सो उसके जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, देयर ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ द ग्रुप 15 टुवर्ड्स द हैलोजन। हमारे दो तरह के हैलाइड्स बनते हैं, एक ट्राई हैलाइड्स बनते हैं और दूसरे क्या बनते हैं, हमारे पेंटा हैलाइड्स। जो नाइट्रोजन है डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, सो एज ए रिजल्ट इट डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड। अगर हम बात करें जो पेंटा हैलाइड्स हैं, दे आर मोर कोवलेंट देन द ट्राई हैलाइड। सपोज आपके पास है PCl5 एंड PCl3। PCl5 ज़्यादा कोवलेंट क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे फॉस्फोरस का जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा +5 और यहाँ पे हो जाएगा +3 ट्राई हैलाइड्स में। +5 याद रखना, तो चार्ज ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा वजह की वजह से साइज क्या होता है, स्मॉल हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू द फजान्स रूल, जिस कैटाइन का जितना स्मॉल साइज होता है उतना ज़्यादा क्या होता है, उसका कोवलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ट्राई हैलाइड्स जो है, मोस्ट ऑफ द ट्राई हैलाइड्स वो क्या है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन आर स्टेबल। तो मोस्टली ट्राई हैलाइड स्टेबल है एक्सेप्ट नाइट्रोजन, सारे ट्राई हैलाइड स्टेबल है, बट नाइट्रोजन का एक हैलाइड जो है ट्राई हैलाइड दैट इज स्टेबल, दैट इज NF3 विच इज स्टेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ द ट्राई हैलाइड्स क्या हैं, कोवलेंट नेचर के हैं एक्सेप्ट BiF3, क्योंकि बिस्मिथ क्या है, एक मेटल है, एज ए रिजल्ट ये आयनिक नेचर का होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द मेटल। मेटल के साथ दे विल फॉर्म बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, मेटल के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे और इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -3 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे मेटल्स के साथ, मेटल इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। एज ए रिजल्ट जैसे कैल्शियम के साथ Ca3P2, Ca3N2, Na3A, Zn3Sb twice and Mge3Bi2। तो मेटल के साथ ये क्या बना सकते हैं, रिएक्ट करके बना सकते हैं, दे मेटल हैलाइड्स बना सकते हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा मेटल के साथ, -3। नेक्स्ट हम बात करेंगे डाइनाइट्रोजन की। डाइनाइट्रोजन इज N2। जो नाइट्रोजन है वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस की फॉर्म में रहता है वो एलिमेंट्री स्टेट पे, ठीक है। तो आपको कभी भी जो नाइट्रोजन है उसका एटम आपको सेपरेट नहीं मिलेगा, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट एज N2। अब हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ द N2। सबसे पहले हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या करते हैं, हम इससे पहले हीट करते हैं तो हमारा बनता है नाइट्रोजन NaCl प्लस वाटर। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस के साथ बाकी भी कुछ इंप्योरिटीज रिलीज होती हैं। जो इंप्योरिटी रिलीज होती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड NaHCl।
अब इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इस सोल्यूशन के ऊपर से हम क्या करते हैं, गैस पास करते हैं और एज ए रिजल्ट ये जो इम्प्योरिटीज है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड HCl की वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारा मेथड है, हमारे पास क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट का जो सॉल्ट है अगर आप उसे क्या करें, हीट करें, तो क्या होगा, हीट करने से जो नाइट्रोजन है, वाटर एंड Cr2O3 वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड है सोडियम और बेरियम एजाइड। यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, बेरियम एजाइड विच इज BaN3 ट्वाइस। बेरियम एजाइड को अगर आपने हीट किया तो याद रखना तो क्या होता है, बेरियम और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, सेपरेट। सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पे क्या होता है सोडियम एजाइड, तब सोडियम और नाइट्रोजन गैस क्या होती, सेपरेट हो जाती। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन सारी प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो आपको प्योर नाइट्रोजन मिलता है वो आपको इस थर्ड वाली प्रोसेस में मिलता है, जहां पे आपने बेरियम या सोडियम एजाइड यूज किया, तो यू विल गेट द एक्सट्रीमली प्योर नाइट्रोजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन की। सबसे पहले ये जो डाई नाइट्रोजन है ये हमारी कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। अगर हम बात करेंगे इसके आइसोटोप की, इसके दो इंपॉर्टेंट आइसोटोप है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। दोनों आइसोटोप्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, अराउंड 22 सेंटीमीटर पर लीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। और अगर हम बात करें फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, काफी क्या होता है इसका, लो होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड इंथैल्पी, नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अगर आपको उसको ब्रेक करना है तो बॉन्ड इंथैल्पी विल बी वेरी हाई। इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। जो नाइट्रोजन होती है वो क्या होती है, इनर्ट होती है एट रूम टेम्परेचर, बट जैसे ही आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, नाइट्रोजन विल बिकम वेरी रिएक्टिव व्हेन यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर। डाई नाइट्रोजन जो है वो रिएक्टिव हो जाती है जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो जब डाई नाइट्रोजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है, चाहे लिथियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो ये बनाता है हमारा आयनिक नाइट्राइड। सिमिलरली जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हमारा कोवेलेंट नाइट्राइड्स। हमारे पास एग्जांपल है विद मेटल, जैसे मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया हुआ है तो हमारा क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड, और ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आयनिक होगा। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस की बात करेंगे। वैसे भी हमने जब अमोनिया की प्रिपरेशन की बात करेंगे उसमें हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करती है एट 773 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ये बनाती है हमारा अमोनिया। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, हेबर्स प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये फॉर द कमर्शियल पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है एट वेरी हाई टेम्परेचर, अराउंड 2000 केल्विन। 2000 केल्विन पे रिएक्ट होता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। जो डाई नाइट्रोजन है वो यूज होता है इन प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया और अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक कैल्शियम साइनामाइड और नाइट्रिक एसिड। अब जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, याद रखना उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट इन बायोलॉजिकल मटेरियल प्रिजर्वेशन। बायोलॉजिकल मटेरियल प्रिजर्वेशन मतलब कि जैसे आपके पास स्टेम सेल्स है, आपके पास कोई टिश्यू है, आप चाहते हो वो टिश्यू डिस्ट्रॉय ना हो, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर एक्ट करें, तो आप इसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख सकते हो। और ऑल्सो यू कैन प्रिजर्व द फूड आइटम्स। अब जो नाइट्रोजन होता है वो रूम टेम्परेचर पे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई डाई नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड एज ए इनर्ट मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज। लास्ट पॉइंट है हमारा क्रायो सर्जरी। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, ज्यादा तेज ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे ट्यूमर सेल्स और कैंसरस सेल्स। तो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज कर सकते हैं डाई नाइट्रोजन। वो क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी से हम क्या कर सकते हैं, उन सेल्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, विच इज अमोनिया। अमोनिया जो नेचर में है वो कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कंटेन्स नाइट्रोजन। जैसे हमारे पास क्या है, यूरिया। यूरिया इज NH2CO NH2। जब ये डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे डिकम्पोज करते हैं, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हमारा पहले कंपाउंड बन सकता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज करके बनाता है हमारा NH3CO2 प्लस वाटर। अगर हमें इसे लैब में बनाना है तो हम यूज कर सकते हैं अमोनिया के सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड यूज कर सकते हो, आप अमोनियम सल्फेट यूज कर सकते हो।
आप इसे रिएक्ट कर सकते हो स्लेक्ट लाइम के साथ और यू कैन रिएक्ट विद कॉस्टिक सोडा। सपोज आपके पास अमोनियम क्लोराइड है, वन ऑफ द अमोनियम सॉल्ट, आप इसे यूज कर रहे हो स्लेक्ट लाइम के साथ, तो आपका बनता है अमोनिया CO2 H2O प्लस CaCl2। सिमिलरली अगर आपके पास क्या है अमोनियम सल्फेट और आप इसे रिएक्ट कर रहे हो कॉस्टिक सोडा के साथ, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, तो आपका बन जाता है NH3H2O प्लस Na2SO4। ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ द टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आप लैब में ये क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग अमोनियम सॉल्ट प्लस स्लेक्ट लाइम और कॉस्टिक सोडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया हमें एक कमर्शियल मेथड में जब ज़्यादा क्वांटिटी में हमें बनाना है, हम यूज़ करते हैं हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या लेते हैं, हम नाइट्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं, उसे रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये जो रिएक्शन होती है ये क्या होती है हमारी एक्सोथर्मिक, हमारा जो टेम्परेचर हीट रिलीज होती है -46.1 किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, अगर आप ली चैटलियर प्रिंसिपल देखोगे, अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल आप देखोगे कंसंट्रेशन ऑफ गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा है, राइट हैंड साइड पे कम है। तो अगर आप चाहते हो ज़्यादा प्रोडक्ट बने तो आप क्या करोगे, रिएक्शन को शिफ्ट करने के लिए प्रेशर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। सो अगर आप हाई प्रेशर लोगे तो राइट साइड पे ये क्या होगा, शिफ्ट होगा, और आप टेम्परेचर क्या लोगे, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप ये रिएक्शन कर सकते हो लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने प्रेशर लिया हुआ है अराउंड 210⁵ पास्कल और इट इज कॉल्ड एज 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। वेयर एज टेम्परेचर हमने लिया 700 केल्विन, काफ़ी, क्योंकि ये जो टेम्परेचर इट्स कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। हमने ऐसे बोला तो सही कि जो रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो कम टेम्परेचर में होना चाहिए, बट अगर इससे ज़्यादा कम रिएक्शन अगर हमने टेम्परेचर ले लिया 700 केल्विन से, तो जो रिएक्शन है वो स्लो क्यों हो जाएगी, रिएक्शन विल बिकम स्लो, क्योंकि जो नाइट्रोजन का आपको पहले बॉन्ड ब्रेक करना है एंड यू नीड सम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन टू हैपन। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी और नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको मिनिमम कुछ एनर्जी चाहिए, सो दैट्स वाई आप टेम्परेचर लेते हो 700 केल्विन। और अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, इस रिएक्शन में क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड with small amount of K2O and Al2O3, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखना इसमें आयरन ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट हो जाएगा, और ये जो स्मॉल अमाउंट डाला है ये क्या हो जाएगा, प्रमोटर। अर्लियर जब हम ये रिएक्शन करते थे हम यूज करते सिर्फ आयरन विद मोलिब्डेनम एज प्रमोटर। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, हमने हाइड्रोजन नाइट्रोजन डाला, ये जो कंप्रेसर है वो क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट हमने डाला आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड, तो क्या करता है हमारा अमोनिया बनता है, और जो एक्स्ट्रा गैस है वो वापस मिक्सचर में जाके एंड अगेन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। तो ये हमारा प्रोसेस है हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। अमोनिया एक कलरलेस गैस है एंड इसमें क्या है, इट हैज़ पंजेंट ऑर्डर। अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, फ्रीजिंग पॉइंट है इसका 198.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 239.7 केल्विन। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो अमोनिया है अगर आप कंपैरेटिवली मास, उसके कंपैरेटिवली मास वाले कंपाउंड्स लोगे तो अमोनिया का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा होता है बाकी कंपाउंड से, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अमोनिया ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में एंड ये क्या बनाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करने की वजह से इट इज़ वीकली बेसिक इन नेचर। तो आप क्या कर सकते हो, अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हो, आपका अमोनियम आयन बन सकता है प्लस OH नेगेटिव आयंस आर फॉर्म। नेक्स्ट याद रखना, अमोनिया जो है वो इजीली क्या बना सकता है, अमोनियम सॉल्ट विद एसिड। अगर HCl के साथ अमोनिया को हम रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। सिमिलरली अगर आप किसे रिएक्ट करोगे, अमोनिया को रिएक्ट करोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो आपका बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब हम अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारा बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब हम क्या करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वी विल रिएक्ट विद द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ सम ऑफ द मेटल्स, जैसे हमारे पास है ZnSO4 और FeCl3। तो इसके सॉल्ट सोल्यूशन के साथ हम किसे रिएक्ट करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो याद रखना ये क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो अगर हम बात करेंगे ZnSO4 की, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा ZnOH ट्वाइस, वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और अगर हम बात करें FeCl3 की, इट विल प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ Fe2O3 H2O विच विल गिव ब्राउन प्रेसिपिटेट।
अब एक और इंपॉर्टेंट बात है अमोनिया की, कि अमोनिया में क्या होता है, देयर आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, ये क्या एक्ट करता है, लुईस बेस, और इस लुईस बेस की वजह से ये क्या बना सकता है, हमारे कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये बना सकता है। अगर हम एग्जांपल लेंगे, सपोज आपके पास है सिल्वर, जो मोस्टली वाटर में डिसॉल्व होता है तो कलरलेस होता है। जब ये सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है हमारा बनता है AgCl, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। सपोज आपके पास सोल्यूशन है सिल्वर क्लोराइड का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, उसे अगर आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो आपका बनता है AgNH3 ट्वाइस Cl, तो आपका एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एज ए रिजल्ट इसका कलर क्या हो जाता है, कलरलेस। तो अगर आपके पास सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन है तो अमोनिया उसका कलर क्या कर देगा, कलरलेस। सिमिलरली जो कॉपर है, कॉपर का सोल्यूशन होता है हमारा ब्लू। जैसे ही आप इसमें क्या डालते हो, अमोनिया डालते हो, तो याद रखना क्या होता है, ये बनाता है कॉम्प्लेक्स CuNH3 ट्वाइस 2+, तो जो कलर होता है वो बन जाता है हमारा डीप ब्लू। सो एज ए रिजल्ट अगर आपके पास सिल्वर का व्हाइट प्रेसिपिटेट वाला सोल्यूशन है तो अमोनिया उसको क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। और अगर आपके पास कॉपर प्रेजेंट है, जो कलर सोल्यूशन ब्लू है, वो हो जाता है डीप ब्लू। सो एज ए रिजल्ट जो अमोनिया इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ अमोनिया। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अमोनिया में क्योंकि क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 3 बॉन्ड पेयर, सो एज ए रिजल्ट इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं हम पैरामिडल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पैरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। अगर बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल होता है हमारा 107.8 डिग्रीज। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यूजेस की, सबसे इंपॉर्टेंट यूजेस अमोनिया का है, जो भी इसके क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, वो यूज होते हैं हमारे एज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो आप अमोनिया से बना सकते हो। जैसे आप बना सकते हो अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कॉल्ड एज यूरिया। अमोनियम फॉस्फेट बना सकते हो, अमोनियम सल्फेट। सो ये याद रखना, ये फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, यूज होता है। और अगर आपके पास क्या है, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड जो अमोनिया है वो रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे प्रोडक्ट बनता है अमोनिया से, वो बनता है हमारा नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, इसे बोलते हैं हम नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड याद रखना, इस वन ऑफ अ टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड। और नाइट्रोजन 3 तरह के ऑक्सो एसिड बना सकता है। एक को बोलते हैं हम हाइपोनाइट्रस एसिड विच इज H2N2O2, एक को बोलते हैं हम नाइट्रस एसिड विच इज HNO2, और एक होता है हमारा नाइट्रिक एसिड विच इज HNO3। अब याद रखना, इंडस्ट्रीज में HNO3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे प्रेपरेशन की। प्रेपरेशन में हम बात करेंगे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट को आप क्या कर सकते हो, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या कर सकते हो, रिएक्ट कर सकते हो। इससे आपका मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HNO3। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था। बट जो नेक्स्ट है, जिसमें हमें ज्यादा कंसंट्रेशन में, ज्यादा क्वांटिटी में आप बनाते हो सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कॉल्ड एज ऑसवाल्ड प्रोसेस। इसमें क्या करते हो आप इसमें अमोनिया को हीट करते हो विद एयर। और याद रखना, एयर में जो ऑक्सीजन है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। आप कैटलिस्ट लेते हो प्लेटिनम रोडियम का गॉस कैटलिस्ट। गॉस कैटलिस्ट का मतलब क्या है, एक बड़ा सा शीट होता है हमारे पास और उसमें क्या होता है, स्पेसिस लाइक ए वायर। ठीक है, लाइक ए गॉस। तो प्लेटिनम और रोडियम का हम गॉस कैटलिस्ट लेते हैं। टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, 500 केल्विन एंड 9 बार प्रेशर। जैसे हम ये रिएक्ट करते हैं, अब याद रखना हमारा बनता है NO, ठीक है, प्लस H2O। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये जो NO है इसको फिर से हम एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारा बनता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करने से हमारा बनता है नाइट्रिक एसिड NNO। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें, कि ये जो NO बना है वो आप फर्दर सेकेंड स्टेप में यूज कर सकते हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो काफ़ी ये प्रोसेस क्या है, एफिशिएंट है। अगर हम इसको क्या करेंगे, सपोज हमारा HNO3 मिला, हम इसकी क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे सो दैट जो वाटर है वो क्या हो जाए, इससे रिमूव हो जाए। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो वाटर है आप HNO3 से रिमूव नहीं कर पाओगे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये बना देता है एक एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो जब ये 68% हो जाएगा, याद रखना इसकी डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर नाइट्रिक एसिड। तो अगर हमें इसमें से वाटर रिमूव करना है तो आप हीटिंग से नहीं कर सकते, यू विल यूज अनदर मेथड, आप यूज करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या है, जो वाटर को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। एज ए रिजल्ट आप 98% नाइट्रिक एसिड क्या आप कर सकते हो, यू कैन गेट इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे इसमें कि ये जो है इट्स ए कलरलेस लिक्विड, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है 231.4 केल्विन और इसका बॉन्डिंग पॉइंट है 355.6 केल्विन। नेक्स्ट इसका लेबोरेटरी ग्रेड, ठीक है, जो है हमारा नाइट्रिक एसिड, इट इज 68% बाय मास। हमने ऑलरेडी पढ़ा 68% इसलिए होता है क्योंकि 68% पे क्या बनाता है, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर विथ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी 1.504 और इट इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि अगर आप वाटर के साथ से रिएक्ट करते हो तो याद रखना ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन। जितना ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनता है उतना ज़्यादा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है नाइट्रिक एसिड की, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मोस्ट ऑफ द मेटल के साथ ये रिएक्ट कर लेता है एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स में आता है हमारा गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द डिपेंड्स। अब जो प्रोडक्ट आएगा ऑक्सीडेशन का वो डिपेंड करता है कि आपने कंसंट्रेशन एसिड का क्या लिया है, टेम्परेचर क्या लिया है, या आपका सबस्ट्रेट क्या लिया है जिसके साथ आप नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कॉपर को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और आपने रखा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, आपका बनता है कॉपर नाइट्रेट प्लस NO प्लस H2O। NO गैस रिलीज होती है। सिमिलरली अगर आप कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हो, रिएक्ट करते हो, आपका फिर से बनता है कॉपर नाइट्रेट NO3, बट साथ में आपकी गैस रिलीज होती है NO2। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे NO गैस रिलीज होती है जब आपके पास क्या है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद कॉपर, और NO2 रिलीज होती है जब आपके पास क्या है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेम रिएक्शन जैसे हमने कॉपर के साथ किया था, सेम रिएक्शन हम करेंगे जिंक के साथ। आपने जिंक को रिएक्ट किया सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, जिंक नाइट्रेट प्लस N2O प्लस H2O। तो आपको जो गैस मिलेगी यहाँ पे मिलेगी N2O गैस। सिमिलरली अगर आपने क्या किया, जिंक को रिएक्ट किया है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी आपको मिलेगा जिंक नाइट्रेट H2O, बट जो आपको गैस मिलेगा दैट इज NO2 गैस। तो हमेशा याद रखना कॉपर और जिंक दोनों को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड से रिएक्ट करते हो तो गैस दोनों में सेम मिलता है, आपको मिलता है NO2। तो डाइल्यूट में इधर याद रखना व्हेन यू विल रिएक्ट जिंक विद डाइल्यूट HNO3 तो आपको मिलेगा N2O गैस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्टली ये जो हमारा क्या है नाइट्रिक एसिड सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, बट देयर आर सम एलिमेंट्स जो उससे क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसमें वो डिसॉल्व नहीं होते। सो सम मेटल्स लाइक क्रोमियम एल्यूमिनियम डज नॉट डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। तो एक्चुअली में दे आर रिएक्टिव विद नाइट्रिक एसिड बट स्टिल वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम है वो अपने अराउंड क्या कर लेते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं, और वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो इनर मेटल को क्या करती है, नाइट्रिक एसिड से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो पैसिव ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम वो है, वो क्या कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है इनर मेटल को। एज ए रिजल्ट ये जो मेटल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सिर्फ मेटल्स को ऑक्सीडाइज नहीं करते, दे कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज द नॉन मेटल। सपोज आपके पास आयोडीन है, अगर आयोडीन को आपने रिएक्ट किया हुआ है HNO3 के साथ तो आपको मिलता है HiO3 विच इज ए आयोडिक एसिड NO2 प्लस H2O। सिमिलरली अगर आपने कार्बन लिया नाइट्रिक एसिड, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 H2O N2O में। अगर आपने सल्फर लिया है, सल्फर याद रखना एसिड की फॉर्म में होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ आप इसे रिएक्ट करोगे तो आपको मिलता है सल्फ्यूरिक एसिड NO2 प्लस H2O। सिमिलरली P4 फॉस्फोरस फॉर्म कौन सी फॉर्म में रहता है, P4 की फॉर्म में रहता है। अगर आप इसे रिएक्ट करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ आपको मिलता है H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड NO2 प्लस H2O। तो याद रखना ये बाकी कंपाउंड्स को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और इनकी एसिड बनाने में हेल्प करता है। और एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट जो ये क्या करता है, HNO3 जो है अगर आप इसको HCl के साथ लें 3:1 रेशियो में HCl 3 पार्ट्स और ये हमारा 1 पार्ट, ये क्या कर सकता है, इट कैन इवन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, और इसे क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट एज एक्वा रिजिया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन कहाँ से मिलेगा, नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन की डिटेक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें आप क्या करते हो, यू विल टेक Fe2+ आयन।
Fe2+ आयन में क्या एबिलिटी होती है, वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3+ में, बट इट विल रिड्यूस, किसको रिड्यूस करता है, नाइट्रेट आयन टू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है Fe2+ के साथ बनाता है हमारा एक ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी विल टेक ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। आप फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लेते हो, ठीक है, एंड यू विल ऐड टू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ ए नाइट्रेट, नाइट्रेट के एक्वा सोल्यूशन में डाल देते हो, और साथ में आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब के साइड पे आप डाल देते हो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और सोल्यूशन के बीच में आपको क्या दिखेगा, एक ब्राउन रिंग दिखेगा। तो एक्चुअल में रिएक्शन कैसी होती है, आपके पास नाइट्रेट आयन है, कहां से आया है, नाइट्रिक एसिड से, तो HNO3 नाइट्रिक एसिड है ये। Fe2+ आयन दिए हुए हैं, Fe2+ कहां से आया, हमारा फेरस सल्फेट से, ये रिएक्ट करके बनाता है हमारा फेरिक आयन NO, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर। अब क्या होता है, कुछ जो Fe2+ आयंस होते हैं वाटर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है NO के साथ, ठीक है। तो याद रखना Fe2+ वाटर और NO मिलके एक बनाते हैं ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स, ये बनता है हमारा FeH2O5NO2+, और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर। तो दैट्स व्हाई दिस टेस्ट इज कॉल्ड एज ब्राउन रिंग टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है एक ही प्लेन में होता है, ये होता है OH NO, के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है 96 पिकोमीटर, यह 140.6 पिकोमीटर, यह 121 पिकोमीटर। एंगल बिटवीन NO के बीच में है हमारा 130 का, और ये है एंगल बिटवीन HON इज 102 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द नाइट्रिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या उसका, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट है इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फर्टिलाइजर्स, तो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है ये। इट इज ऑक्सीडाइजर इन ए रॉकेट फ्यूल, क्योंकि रॉकेट फ्यूल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की जरूरत होती है, सो इट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट इट हेल्प इन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड इचिंग ऑफ मेटल। पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, इचिंग ऑफ मेटल क्या होता है कि अगर आपके पास सपोज स्टेनलेस स्टील में कुछ क्या अनवांटेड ऑक्साइड्स हैं, तो अगर आपको उसको रिमूव करना है, और अगर आपको मेटल्स को क्या करना है, उसके कुछ पार्ट्स को रिमूव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड को आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ये हेल्प करता है प्रेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन एंड अदर नाइट्रो कंपाउंड्स। तो याद रखना कहीं पे भी नाइट्रो कंपाउंड्स, जहाँ पे NO2 कंपाउंड्स अगर आपको अटैच करने हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, नाइट्रिक एसिड। तो ये नाइट्रेशन में हेल्प करता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।